सो हाय एवरीवन, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एक नए प्लेटफॉर्म पे हम अपनी नई केमिस्ट्री की जर्नी शुरू करने वाले हैं। जैसे कि अपना जो पुराना वाला प्लेटफॉर्म था वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से मुझे बंद करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। वहाँ पे जो भी कंटेंट था वो पूरा का पूरा कंटेंट मैं यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं पहला लेक्चर ले रहा हूँ, आज पहला वीडियो ले रहा हूँ। हम थोड़ी सी जनरल बातें करेंगे, थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर देखने से पहले, अगर कोई 12th स्टैंडर्ड का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले उसको ये वीडियो बंद करना है। हो सके तो मोबाइल को साइड में रखना है और अपनी प्रिपरेशन के ऊपर या फिर अपने रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन के लास्ट फेज में हो। मैं आज जो भी डिस्कस करने वाला हूँ स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए, उन 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, जो इनकी पहली फेज है प्रिपरेशन की। उनके लिए थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। पढ़ाई में बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लीट होती है कि हम पढ़ते तो बहुत है, बहुत सारा कंटेंट पढ़ लेते, बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते, फिर भी हमारे मार्क्स कम आ जाते टेस्ट सीरीज में, या फिर जो भी एग्जाम्स देते हैं उनमें उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। उन बच्चों की दिक्कत दूर करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है वो वीडियो ना देखे तो सही है, वो अपने रिवीजन के ऊपर ध्यान दे सकता है बिना टाइम गवाए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए जो 10वीं से अभी 11वीं में आ चुके हैं। शुरू के 4-5 महीने का कॉलेज में आने के बाद जो पीरियड होता है, कॉलेज टाइम होता है, थोड़ा सा कैजुअली लेते हैं हम प्रिपरेशन को, लेकिन हो गया, वो टाइम निकल चुका है। अब दिवाली के बाद जो भी फेज आपका शुरू होने वाला है वो एक क्या कहें, वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी प्रिपरेशन का। अब यहाँ से आपको सीरियसली प्रिपेयर करना चाहिए। अब तक की जितनी भी अपनी जर्नी कर चुके हो साइंस में, उसमें आपको यह पता चला होगा कि साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट मेजरली पढ़ने। कौन से 3 सब्जेक्ट? फर्स्ट वन केमिस्ट्री, ठीक है। सेकंड वन कौन सा है? सेकंड वन हम लेते हैं फिजिक्स, कोर सब्जेक्ट है साइंस की। उसके बाद हम लेंगे मैथमेटिक्स, मैथ्स कहता हूँ, ठीक है, मैथ्स। अब जो भी बच्चा दिमाग में ये लेके बैठा है कि कोई भी एक सब्जेक्ट में कर लूंगा, उसके ऊपर कमांड हासिल कर लूंगा और उससे मेरा रिजल्ट आएगा, नहीं आ सकता। जो 11th 12th के जो भी एग्जाम देने वाले, हम जेई देने वाले होगा, कोई सीईटी देने वाला होगा, कोई इंडिया देने वाला होगा, उन तीनों के लिए ये जो तीनों सब्जेक्ट है वो इक्वली करने बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक सब्जेक्ट आपको इसमें रिजल्ट नहीं दे सकता। अकेला केमिस्ट्री, अकेला फिजिक्स, अकेला मैथ आपको किसी भी एग्जाम में सक्सेस नहीं दे सकता। सबसे पहले तो आपको तीनों सब्जेक्ट में कमांड बनानी है, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। ये तो बात समझ में आ गई कि साइंस में तीनों सब्जेक्ट करने हैं, लेकिन अभी जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने रियलाइज करा होगा, क्या होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स या फिर इंस्टीट्यूट में टीचर्स लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो, लेकिन किस तरह से पढ़ना है, चीज़ों को किस तरह से आगे लेके जाना है। जैसे कि समझ लो, अभी 12th के बच्चे 12th में जब जाएंगे, आप एग्जाम देंगे, जेई की होगी, सीईटी की होगी, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं, उस एग्जाम में लाखों बच्चे अपेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे अपेयर करते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा है। तो उनमें सपोज एक XYZ कोई भी कंटेंट है, या फिर XYZ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर सबने पढ़ा है, सबके पास सेम कंटेंट पढ़ा है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, अगर केमिस्ट्री के बारे में स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ मैं, अगर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है तो बहुत सारे बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के रखा है, बहुत सारे बच्चों के पास इसके नोट्स है। फिर भी इसमें जो भी, सपोज करो इसके 7th मार्क आ रहे हैं एग्जाम में, टोटल एग्जाम में 7 मार्क का ये चैप्टर आता है। अगर 7 मार्क का ये चैप्टर आ रहा है तो कई बच्चों को 4 मिल रहे, 3 मिल रहे, कई को 2 मिल रहे, किसी किसी को 7 के 7 मिल रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? कंटेंट सेम है, नोट्स सेम है, फिर भी मार्क में डिफरेंस क्यों? मार्क्स में डिफरेंस आता है एक चीज की वजह से, जो कि है अप्रोच। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन में अप्रोच मतलब क्वेश्चन को आप किस तरह से एनालाइज करते हो, क्वेश्चन को आप किस तरह से टैकल कर सकते हो, उस चीज को हम कहेंगे अप्रोच, ठीक है। उसी के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी भी एग्जाम को टारगेट करने से पहले कुछ चीजों को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीजें हो सकती हो? सबसे पहले एक एक पॉइंट ले लेते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं खींचेंगे।
एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेल्फ एबिलिटी, सबसे पहला होगा सेल्फ एबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है या फिर इसका क्या रोल हो सकता है? सेल्फ एबिलिटी मतलब हर किसी बच्चे को खुद को पता होना चाहिए कि वो कहाँ तक अपने आप को खींच सकता है पढ़ाई में। आप कौन से एग्जाम देने वाले हो, जेई देने वाले हो, सीईटी देने वाले हो, एमबीए देने वाले हो, लेकिन उस एग्जाम की खुद की डिमांड है। जैसे कि जेई के लिए वो खुद आपसे मांग लेता है, वो आपका पूरा हर एक पॉइंट पे आपको टेस्ट करेगा एग्जाम, हर एक पॉइंट को आपको टेस्ट कर सकता है एग्जाम। जैसे कि अगर किसी बच्चे को जेई एग्जाम देना है तो उसको खुद से पहले पहचानना पड़ेगा कि मैं उसके लिए उतना हार्ड वर्क कर सकता हूँ क्या, उतना एफर्ट दे सकता हूँ क्या। वो हर किसी को खुद का पता होता है। अगर आपके पास एबिलिटी है वो कम हो सकती है या फिर ज्यादा हो सकती है। जिन बच्चों के पास कम एबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं, जिनके पास ऑलरेडी एबिलिटी है एग्जाम को क्रैक करने की, उनको बस क्या करना है, उनको बस रहना है फोकस, उनको रहना है फोकस। दो चीजें मैंने बताई। सेल्फ एबिलिटी मतलब क्या? सेल्फ एबिलिटी दो टाइप की, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जिनकी कम है उनकी बढ़ सकती है, जिनकी ऑलरेडी ज्यादा है उनको क्या करना है, फोकस रहना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लंबी प्रिपरेशन होगी, लंबी रेस चलेगी। 2 साल तक आपको लगातार प्रिपरेशन करता रहना है। बहुत सारे चैप्टर है, फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, मैथ्स के होंगे, उन सब में आपको फोकस रहना है, पेशेंस रहना है। जैसे कि कॉमन अब प्रॉब्लम हो चुका है क्या कि ये सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आ रही है बच्चों में। क्यों? क्योंकि हम फोकस नहीं रह पा रहे, और इसका सबसे बड़ा रीजन है रील्स, जो कि हम यूट्यूब पे, इंस्टा पे जो भी हम देखते हैं रील्स, 30 सेकंड की रील्स होती है, उससे हमारे पेशेंस खत्म हो जाते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते, दिमाग में हमारे कचरा भरा पड़ा होता है रील्स का। उस वजह से जो भी हम पढ़ते हैं, दिमाग देखो, दिमाग में आप जो भी डालोगे वो दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा। दिमाग कभी भी ऐसी चीज एक्सेप्ट नहीं करता जिसमें उसको हार्ड वर्क करना पड़े या फिर उसको तकलीफ हो। पढ़ाई पढ़ाई से दिमाग को तकलीफ होती है, हार्ड वर्क लगता है, दिमाग चलाना पड़ता है। रील्स देखने में दिमाग नहीं चलाना पड़ता, इसलिए वो इस चीज को इजीली एक्सेप्ट कर लगता है। बराबर है? तो हमको इससे दूर रहना है 2 साल तक। जो बच्चा इससे दूर रहेगा वो ऑटोमेटिक फोकस हो जाएगा, और इससे से तो कंपटीशन खत्म हो जाती है। अगर 10 लाख आपके कंपटीशन में बचे तो 5 लाख तो रील्स में ही जा रहे, 5 लाख में कंपटीशन बच गई। ठीक है, जो बच्चे अभी फोकस भी है, उनको उनकी एबिलिटी भी पता है, उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को जो भी आप पढ़ रहे हो उस कंटेंट को मिनिमम रखना है। मतलब इस चीज का क्या मतलब है? मिनिमम कंटेंट, मिनिमम कंटेंट। ठीक है, कंटेंट को मिनिमम, और क्या, एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम रिवीजन। इस चीज का मतलब क्या है? ये चीज कैसे हेल्प करेगी आपको स्कोर बढ़ाने में? जैसे कि देखो, अगर आपको भूख लगी है और आपके सामने 10 थालियां परोस दी या फिर 50 थालियां परोस दी, एक थाली से आपका पेट भर सकता है, 50 थाली आपको कंफ्यूज करने के लिए। कोई भी एक चैप्टर है, उस चैप्टर के लिए बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलेगा ना। एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, एक बार अगर आपको कंसेप्ट एनालाइज हो गया, फिर कंसेप्ट को आपने ग्रास्प कर लिया, तो उसके बाद उसी कंटेंट के लिए कोई और कंटेंट देखना है, फिर कोई और सोर्स ढूंढना, ये तो सबसे बुरी बात है। क्योंकि एक ही चीज के लिए बार बार आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे सोर्स ढूंढ रहे हो, बहुत सारे रिसोर्स देख रहे हो। उस वजह से हो क्या रहा है, आप सिर्फ कंटेंट वही बार 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 देखने में फोकस कर रहे हो, ना कि उसको अप्लाई कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपको कंटेंट को मिनिमम रखना और रिवीजन को मैक्सिमम करना। जैसे कि मैंने बहुत बार बताया था, कौन सी, इन दोनों पॉइंट को, जिसने कंटेंट को मिनिमम रखा है, रिवीजन को मैक्सिमम रखा है, उसको एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लेता हूं मैं। कौन सा पॉइंट होगा वो? उसको एनालिसिस करना है। उसको क्या करना है? एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट में ऐड कर लेता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस। इन 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपका स्कोर बढ़ाने के लिए। जैसे कि क्या मैंने पहली बात कही, मिनिमम कंटेंट रखना है, मतलब एक चैप्टर के लिए आपको मिनिमम सोर्स रखना है, मिनिमम रिसोर्स रखना है, उसी कंटेंट को बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद एनालिसिस करना है। एनालिसिस किसका? खुद का एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस। क्यों? अगर समझ लो, मैंने कोई कंटेंट पढ़ा लिया, मैंने कोई चैप्टर पढ़ा लिया,
आपको कैसे पता है मैंने जो चैप्टर पढ़ा है वो आपके लिए सही है या नहीं, या फिर आपने जो कंटेंट पढ़ा वो आपको कितना समझ में आ गया, ये चीज भी देखनी होगी। ये एप्लीकेशन का पार्ट है, इसको आपको खुद को चेक करना पड़ेगा कि जो मैंने चैप्टर पढ़ा है, जो मैंने खुद का जो मैंने नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भी या नहीं भी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने बहुत बार ऑफलाइन में हो या फिर जो मेरे कॉन्टेक्ट में स्टूडेंट है उनको बताया था, जैसे कि किसी को अगर बाइक चलाना है, बराबर, तो उसने बाइक चलाने के लिए एक क्या काम किया, सपोज मुझे बाइक चलाना है, तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे जाने के बाद मैंने वीडियो सर्च किया, बाइक कैसे चलाई, 2-3 बुक पढ़ ले, ट्रैफिक के रूल पढ़ ले, लेकिन बाइक कभी भी एक्चुअल में चलाई नहीं, बाइक पे कभी बैठा नहीं, तो उसका क्या फायदा हो सकता है क्या, नहीं। मैं बोल सकता हूँ कि मुझे बाइक आती है, लेकिन एक्चुअल में मैंने बाइक चलाई क्या, नहीं चलाई। तो उसी तरह से आपको कंटेंट आता है, आपको कंसेप्ट पता चल चुका है, लेकिन उस कंटेंट के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता भी है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको सेल्फ एनालिसिस से पता चलेगा। आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, वो भी सेल्फ एनालिसिस से पता चलेगा। ठीक है, ठीक। तो सेल्फ एनालिसिस से वो पता चल सकता है। उसके बाद इन 2 पॉइंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब जो भी मैंने कंटेंट पढ़ा वो मेरे एग्जाम के लिए सही भी, वो कंटेंट मुझे समझ में भी आ गया, उसके बाद मुझे उसके ऊपर करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरह से करना है, सपोज क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको सबसे पहले लेने होते हैं PYQ। क्यों PYQ लेना है, क्योंकि स्टैंडर्ड से एक किसी मतलब कोई इंस्टीट्यूट का टीचर या कोई और नहीं बना रहा है। पीआईक्यू को अगर आप जेई टारगेट कर रहे हैं तो एनटी ने खुद सेट कर लिया है, उससे बढ़िया सोर्स कोई भी बुक नहीं हो सकती, पीआईक्यू से बड़ा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो जैसे कि समझ लो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, केमिस्ट्री का ही चैप्टर ले लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ लिया थर्मोडाइनमिक्स, यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैंने पढ़ लिया थर्मो केमिस्ट्री जो थर्मोडाइनमिक्स मैंने पढ़ लिया। थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने के बाद मुझे इसके ऊपर अगर 50 पीआईक्यू मिलते हैं, इसके ऊपर मुझे कितनी पीआईक्यू मिले, 50 पीआईक्यू, बराबर है। तो 50 पीआईक्यू सॉल्व करने के लिए मैं रैंडमली पीआईक्यू नहीं से सॉल्व कर सकता, मुझे क्या करना है, एक जगह पे बैठना है। हाँ, एक बात सही है कि मैं एक दिन में 50 पीआईक्यू नहीं सॉल्व कर सकता। सपोज करो एक दिन में मुझे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन 25, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो 25 क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले टाइम सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले ज्यादा टाइम दे दीजिए, सपोज करो 25 क्वेश्चन के लिए मैंने 1.5 आवर दे दिया, ठीक है ना, 1.5 आवर दे दिया, आधा घंटा दे दिया, ठीक है, सॉरी 1.5 आवर्स दे दिया। उसके बाद आपको एक जगह पे प्रॉपर बैठना है, पेन लेके, रफ शीट लेके, और आपको एक एक क्वेश्चन जैसे आप एग्जाम में बैठे हो उस तरीके से सॉल्व करना है। उसके क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद सपोज करो आपकी ये आंसर की, मैं इस साइड का रफ कर लेता हूँ लिखने के लिए। सपोज मेरे क्वेश्चन ये वाले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन अप टू दी 25। मैंने पहला क्वेश्चन देख लिया, मैं अभी पेपर सॉल्व करने बैठा हूँ, पीआईक्यू सॉल्व करने बैठा हूँ। मैं कहाँ तक आया हूँ, मैंने कंटेंट पढ़ लिया, रिवीजन कर ली, सेल्फ एनालिसिस कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 50 पीआईक्यू में से मैंने 25 क्वेश्चन उठा लिए, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने 1.5 आवर का टाइम दे दिया है मुझे, ठीक है। ये मेरे क्वेश्चन के आंसर किए, मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे क्वेश्चन आ रहा है, मैं झट से उसके ऊपर टिक कर दूंगा जो भी मेरा आंसर है। सपोज ए बी सी डी, इसमें से ए के ऊपर टिक कर दिया। दूसरा क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मुझे वहां पे वो स्किप करके रखना है, बराबर है। उसके बाद मैं सीधा जाऊंगा तीसरे क्वेश्चन पे, ना कि इसी के ऊपर दिमाग लगाता हुआ बैठूंगा। ये नहीं आ रहा है ना, मैं आगे जाऊंगा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, चौथा भी आ गया, पांचवा भी आ गया, 6 वाला क्वेश्चन मुझे मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसमें से है ही नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं। 7वां क्वेश्चन देख लो, 8वां क्वेश्चन, 9 ऐसे अप टू द 25 क्वेश्चन चले जाओ। ये हो गया आपका राउंड फर्स्ट, ये हो गया आपका राउंड फर्स्ट। मतलब फर्स्ट राउंड में आपने जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे थे वो सभी के सभी सॉल्व कर ले। उसके बाद आपको क्या करना है, राउंड सेकंड पे जाना है। अब राउंड सेकंड पे आप वो वाले क्वेश्चन उठाएंगे जो क्वेश्चन
आपने पढ़े तो है, आपने जो कंटेंट पढ़ा है, आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है, आपने जो रिवीजन की है, आपके पास जो नोट्स है, उस नोट्स में से वो क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आपको सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि 2 नंबर का 6 नंबर का था, उसके ऊपर में थोड़ा सा दिमाग लगाओ होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा पहले। उसके बाद सेकंड राउंड के बाद मैं चला जाऊंगा थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में मुझे वो वाले क्वेश्चन ट्राई करनी है। अगर नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमने पढ़े भी नहीं थे बराबर। अगर उसमें से सपोज करो थर्ड राउंड में मेरे बच्चे थे 5 क्वेश्चन, उसमें से 2 क्वेश्चन भी लग गए, फिर भी आप कंपटीशन में आगे चले जाओ। अगर आपको नहीं भी आता है तो कुछ ना कुछ क्लिक कर जाएगा उस टाइम, जिससे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इस तरह से किसी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपको 3 राउंड में कंप्लीट करना है। 3 राउंड में अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंप्लीट करेंगे तो कौन सी भी प्रैक्टिस एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम तक अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के, तो फाइनल एग्जाम में बिना प्रेशर के आप मैक्सिमम मार्क्स इजीली ला सकते हो। आपको क्या करना है, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। एक चैप्टर के लिए मिनिमम कंटेंट रखना है, मैक्सिमम रिवीजन करनी है, खुद का एनालिसिस हर रोज करना है, जो आपने कंसेप्ट बनाए, नोट्स बनाए, वो आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं वो देखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू की, 50 पीवाईक्यू होगी, उसको आप डिवाइड कर सकते हो, 10-10 ले लो, 25 ले लो, वो डिपेंड है इसके ऊपर, सेल्फ एबिलिटी के ऊपर। अगर मैंने 25 क्वेश्चन ले लिए तो उसके लिए स्पेसिफिक मैं टाइम दे दूंगा, उसको मैं सॉल्व करूंगा। इसके बाद आता है, मैंने पेपर को आंसर से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, आंसर की लिख ली, उसके बाद मुझे इसको चेक भी करना है। इसके आंसर की भी आती है, पीओक्यू बुक में होती है आंसर की। मैंने आंसर की चेक कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन पहला सही आ गया, दूसरा सही आ गया, तीसरा सही आ गया, चौथा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, पांचवा सही है, छठा सही है, सातवां क्वेश्चन गलत हो गया। अब जो तीसरे राउंड के क्वेश्चन थे वो गलत भी हो गए, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जो पहला राउंड और दूसरा राउंड में जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसके ऊपर फोकस देना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया, इसका मतलब उस कंसेप्ट में से वो जो पॉइंट था वो आपका वीक रहेगा। तो आपको दूसरी बार रिवीजन करते वक्त जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसके पीछे की कंसेप्ट और उसके पीछे का पॉइंट सिर्फ रिवाइज करना है। हाँ, ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बोलने में, मतलब सुनने में आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन अब एक बार जैसे कि मैं जो आगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चैप्टर लूंगा, तो इसी क्या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर में या फिर इसी फॉर्मेट में हम करेंगे। मैं पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपको टाइम लगा के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद एनालिसिस करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आए उसको फिर से रिविजन, एनालिसिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर से राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इसी पैटर्न में आपको जाना है। अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हो, कौन सी 3 चीजें थोड़ा सा समरअप करते हैं, कौन सी 3 चीजें करनी है आपको, यही 3 चीजें करनी है। एक, क्या कंसेप्ट को क्लियर करना है, खुद का एनालिसिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टाइम लगाकर करना है, और उसके बाद फिर से आंसर की को एनालिसिस करना है, फिर से जो क्वेश्चन गलत हो गए उसकी रिविजन, सेल्फ एनालिसिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर आंसर की रिविजन हो गया। यही चीजें आपको रिपीट करनी है बार बार, यही चीजें आपको रिजल्ट देगी। ठीक है, तो आगे वाले लेक्चर से, दूसरे वीडियो से हम शुरू करेंगे कोई एक और टॉपिक। जैसे कि शुरू से हम टॉपिक शुरू कर देते, केमिस्ट्री में से ऑर्गेनिक से शुरू कर लेंगे, और कुछ सीईटी के पीआईटी भी ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू।